एक कातिल जो कत्ल करने के बाद कहां गायब हुआ आज तक पता नहीं। एक विमान जो 10 साल पहले अचानक 227 पैसेंजरों को लेकर हवा में गायब हो गया। एक 600 साल पुरानी किताब जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मीना आपके लिए लेकर आया दुनिया की 5 ऐसी कहानियां जो आज भी अधूरी है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली मिस्ट्री की बात करते हुए हम चलते हैं इंग्लैंड के अंदर व्हाइटशायर नामक जगह पर, जहां पर सेलिसबरी प्लेन है। वहीं सेलिसबरी प्लेन के अंदर एक पत्थरों से बनी हुई एक बहुत बड़ी आकृति है जिन्हें स्टोनहेंज कहा जाता है। यह आकृति काफी यूनिक है, खूबसूरत है और मिस्टीरियस है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक्सपर्ट के मुताबिक इनका निर्माण आज से 5000 साल पहले प्री हिस्टोरिक टाइम के नियोलिथिक पीरियड में हुआ था। दोस्तों, अगर ऊंचाई से हम इस आकृति को देखें तो ये पत्थरों की आकृति हमें सर्कुलर मालूम पड़ती है। इसमें हर एक पत्थर की हाइट जो है वो 25 फीट तक है और एक एक पत्थर का वजन कम से कम 50 टन के आसपास है। एक्सपर्ट के मुताबिक बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत ही मुश्किल बात थी उस वक्त पर दोस्तों, इसलिए कुछ लोग इसे एलियन वाले एंगल से जोड़कर भी देखते हैं। आज से 5000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने विशालकाय पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा के इतना बड़ा पत्थरों का स्ट्रक्चर तैयार करना अपने आप में एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों की अगर माने तो ऐसा कहा जाता है कि यह एक कब्रिस्तान हुआ करता था। इंग्लैंड के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर स्टडी करी तो उन्हें भी यहाँ पर 250 से 300 कब्रें मिली हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के पत्थरों के अंदर काफी हद तक हीलिंग प्रॉपर्टी है, मतलब इनमें बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है और कई लोग पुराने टाइम में यहाँ पर आके अपनी बीमारियों का इलाज करवाया करते थे। इन सब थ्योरीज के बावजूद साइंस के सामने सबसे बड़ी मिस्ट्री आज भी यही है कि 5000 साल पहले पत्थर का इतना बड़ा स्ट्रक्चर कब, किसने और क्यों बनवाया था, ये आज भी बहुत बड़ा राज है। दूसरी मिस्ट्री के लिए हम चलते हैं साउथ अमेरिका के एक देश पेरू के अंदर। जब आप एरोप्लेन में बैठकर पेरू देश की साउदर्न सीमा में प्रवेश करोगे तब अगर आप एरोप्लेन की खिड़की से नीचे जमीन पर झांक कर देखोगे तो बहुत बड़ी आकृतियां, अजीब सी आकृतियां आपको जमीन पर दिखाई देंगी। इन आकृतियों को नाजका लाइंस कहा जाता है। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। एरोप्लेन्स की नई तब खोज हुई थी। एक प्लेन साउदर्न पेरू में उड़ान भर रहा था। इस विमान के कैप्टन एडवर्ड को नीचे जमीन पर कुछ बहुत बड़ी आकृति, अजीब सी आकृति दिखाई दी। उन्होंने एटीसी से इसके बारे में बताया पर उस वक्त किसी ने भी इस पर गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया। 1930 के दशक में पहली बार जर्मन मैथमेटिशियन मेरिया पेज ने इनका अध्ययन किया, तब पहली बार दुनिया को इनके बारे में पता चला। अध्ययन के बाद ये पाया गया कि जमीन पर इनकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 6 से 12 इंच बमुश्किल है। चौड़ाई भी मात्र 12 से 16 इंच के आसपास है, लेकिन इनकी लंबाई कई सैकड़ों किलोमीटर की है दोस्तों। ये आकृतियां इतनी बड़ी है दोस्तों कि इनमें इंदौर और भोपाल जैसे 2-3 जिले आ सकते हैं। और अध्ययन के बाद ये पता चला है कि दोस्तों ये लाइंस 1500 साल पहले नाजका सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई थी। नाजका सभ्यता साउथ अमेरिका की सबसे वेल डेवलप्ड उस वक्त की सिविलाइजेशन थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही ये आकृतियां बनाई है। दोस्तों, अगर आप इन आकृतियों को ऑन द स्पॉट जाके जमीन के ऊपर खड़ा होकर देखोगे तो ये आपको ठीक तरह से विजुअलाइज नहीं हो पाएगी। आपको केवल ये एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी। इनको देखने के लिए आपको कई 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये लाइंस आपको पूरी आपस में जुड़ती हुई एक आकृति के रूप में दिखाई देंगी। यही एक रीजन रहा होगा दोस्तों कि किसी भी इंसान की नजर इन लाइंस पर नहीं पड़ी। जब एरोप्लेन वगैरह की डिस्कवरी हुई, काफी 1000 फुट ऊपर से लोगों ने जब इसे देखा तो लोगों का ध्यान गया कि ये तो बड़ी बड़ी आकृतियां जमीन पर बनी हुई है। इन आकृतियों में बंदर की आकृति, हमिंग बर्ड की आकृति और बहुत सारे सोलर सिस्टम के अंदर जो काउंसलेशन होते हैं उनकी आकृतियां भी बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, आज से 1500 साल पहले नाजका सभ्यता के लोगों द्वारा ये इतनी बड़ी आकृतियां क्यों बनाई गई, जबकि उस वक्त ना मैथमेटिक्स ना ज्योमेट्री का इतना नॉलेज हुआ करता था लोगों के पास। ये चीज आज भी साइंस के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तीसरी मिस्ट्री के लिए वापस आपको पेरू से इंग्लैंड ले चलते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया में कई सीरियल किलरों के बारे में सुना होगा, कई सीरियल किलिंग की घटनाएं सुनी होगी, लेकिन हम आपको ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बात दुनिया में किसी और सीरियल किलर के मुकाबले सबसे ज्यादा हुई है। साल था 1888। सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा था। लंदन का एक इलाका व्हाइट शेपल, वहाँ की पुलिस को एक के बाद एक कॉल्स आने लगे। हुआ ये था कि वहाँ की सड़कों पर अचानक से लाशें मिलने का सिलसिला चालू हुआ। कोई सीरियल किलर था जो एक के बाद एक कई महिलाओं का कत्ल कर रहा था। जितनी भी 5 लाश मिली थी वो सारी महिलाओं की लाशें मिली थी। उनमें एक बात ही कॉमन थी कि वो सारी वेश्याएं थी, प्रोस्टिट्यूट थी और आसपास के इलाकों में ही अपना बिजनेस चलाती थी। मीडिया हाउसेस और लोगों ने उस वक्त सीरियल किलर को अखबारों की कटिंग में जैक द रिपर का नाम दिया था। जैक द रिपर की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले वो विक्टिम का गला काटा करता था, उसके बाद उसके शरीर का कोई भी हिस्सा काट के अपने साथ ले जाया करता था। लगभग हर लाश का कोई ना कोई हिस्सा उसने अपने साथ काट के ले गया था। जो 5 महिलाएं इस सीरियल किलर का शिकार बनी थी उनके नाम है एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइट, कैथरीन एडवाइस और मेरी जेन केली। इन 5 विक्टिमों को कैनोनिकल 5 के रूप में भी जाना जाता है। इस घटना के कुछ समय बाद पुलिस से पत्र लिखकर कई लोगों ने यह दावा किया कि वही असली में जैक द रिपर हैं। 15 दिन के
अंदर ही पुलिस स्टेशन में 500 ऐसे पत्र आए जिन्होंने अलग अलग लोगों ने ये दावा किया कि हम ही असल में रियल में जैक द रिपर हैं। जाहिर सी बात है सारे के सारे पत्र नकली थे। लोगों ने गुमराह करने के लिए पुलिस को इस टाइप के पत्र लिखे थे। जैक द रिपर की पॉपुलैरिटी उस वक्त काफी मीडिया हाउसेस ने वो लोगों ने बढ़ा के रखी थी, हर जगह उसी का नाम था, तो लोगों ने इस तरह के दावे किए होंगे। लेकिन इन सारे पत्रों में से एक पत्र ऐसा भी था जिसमें पुलिस को भी ये लगता था कि असल में जैक द रिपर का पत्र हो सकता है। असल में एक पत्र पुलिस को ऐसा भी मिला था जिसे खून से लिखा गया था, यानी कि इंक का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और लिफाफे के अंदर मानव किडनी का एक भाग रखा हुआ था। इसी एक वजह से सबसे ज्यादा इसी पत्र पर शक हुआ पुलिस को कि ये रियल में जैक द रिपर का पत्र हो सकता है। दोस्तों, इस केस में मिस्टीरियस बात ये रही कि काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, खूब सारा टाइम दिया गया, लेकिन कभी भी इस कातिल को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। उस वक्त लंदन की सड़कों पे ये कत्ल किसने किए थे, ये आज भी एक गहरा राज है। अब हम जिस मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो है वॉयनिश मनुस्क्रिप्ट। सबसे पहले इस रहस्यमय किताब के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिश नामक एक किताब डीलर ने ये किताब खरीदी। उसी डीलर के नाम से इस किताब का नाम वॉयनिश मनुस्क्रिप्ट पड़ा। इस किताब की कहानी लेके जाती है हमें इटली की राजधानी रोम में। जिस बंदे से डीलर ने ये किताब खरीदी थी उस बंदे को ये किताब जेसुइट कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी हुआ करती है उसके अंदर के एक संदूक में मिली थी। विल्फ्रेड वॉयनिश नाम का ये डीलर उस किताब को लेकर अमेरिका चला गया। ये एक हैंड रिटन बुक थी 270 पेजों की। इसमें कागज का नहीं एनिमल लेदर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इसको वेलम के ऊपर लिखा गया था। किताब के अंदर टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन के माध्यम से काफी सारी जानकारियां दी गई है। इस किताब की कार्बन डेटिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि किताब आज से 600 साल पहले यानी कि 15th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में लिखी गई है। इस किताब के इलस्ट्रेशन के माध्यम से पता पड़ा कि इसके अंदर हर्बल, फार्मेसी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी और ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानकारियां दी गई है। सबसे बड़ी मिस्ट्री इस किताब को लेकर यही है दोस्तों कि ये किताब जिस भाषा जिस स्क्रिप्ट में लिखी गई है उसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के क्रिप्टोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और स्कॉलरों ने इस किताब को पढ़ने की काफी कोशिश करी, लेकिन उन्हें भी आज तक ये पता नहीं पड़ पाया, वो ये नहीं बता पाया कि इस किताब में एक्चुअल में क्या लिखा है। ये किताब किस भाषा में लिखी गई है और क्या लिखा गया है, ये आज भी साइंस के सामने बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भविष्य में हम किताब में क्या लिखा गया है उसकी स्क्रिप्ट को समझ पाए, इसमें क्या जानकारी दी गई है, लेकिन फिलहाल ये साइंस के सामने बहुत बड़ा रहस्य है। आज की डेट में ये किताब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की जो मनुस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है उसमें रखी गई है। अब हम जिस मिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो मिस्ट्री है मलेशियन एयरलाइन MH370 की। 8 मार्च 2014 की बात है, रात को 12:42 हो रहे थे। मलेशियन एयरलाइंस MH370 अपने 227 पैसेंजर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट के साथ उड़ान भरता है। इस प्लेन ने ठीक 12:42 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन की कमान 2 पायलट्स के हाथ में थी, एक कैप्टन जहाद अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अहमद। 20 मिनट तक कॉकपिट में सब कुछ सही चलता रहा। 1:04 पर ये विमान मलेशियन बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरने लगा। इसके बाद इस विमान ने संपर्क किया वियतनाम जुरिसडिक्शन के ATC से। सबसे पहला मैसेज वियतनाम जुरिसडिक्शन की तरफ से आया वो ये था, कॉन्टेक्ट हो ची मिन। इसके बाद कैप्टन ने रेस्पॉन्स दिया। कैप्टन ने रिप्लाई किया उस मैसेज का और बोला, गुड नाइट MH370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये कैप्टन के आखिरी शब्द थे। इसके बाद कैप्टन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये कन्वर्सेशन हुआ ही था कि इसके 2-3 मिनट बाद सबसे आश्चर्यजनक घटना, सबसे मिस्टीरियस घटना ये होती है दोस्तों कि अचानक ये विमान वियतनाम रडार से गायब हो जाता है और यहीं से जन्म होता है दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस मिस्ट्री का। मलेशियन एयरलाइन वाले ये सोचते रहे कि विमान वियतनाम वाले जुरिसडिक्शन में चला गया है। वियतनाम वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन एरोप्लेन की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। मजबूरन 18 मिनट बाद वियतनाम एयरलाइंस ने इसके बारे में मलेशियन एयरलाइन को बताया कि आपका विमान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब सुबह के 6:30 बज चुके। ये वो समय है जब इसे बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था। जब ऐसा नहीं हुआ तो 4 घंटे बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस विमान को ढूंढने के लिए चलाया गया। सबसे बड़े ऑपरेशन के अलावा ये दुनिया के सबसे महंगे सर्च ऑपरेशन में से भी एक था, क्योंकि इसमें अलग अलग देशों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए थे इस विमान के मलबे को ढूंढने के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी अजीब बात इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो सामने आई कि वियतनाम रडार से कॉन्टेक्ट खत्म हो गया था, लेकिन बाद में एक मिलिट्री रडार से इसका अचानक कॉन्टेक्ट हुआ था। उस मिलिट्री रडार से जो जानकारी आई वो चौंकाने वाली थी। उस मिलिट्री रडार के हिसाब से इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि अंडमान निकोबार के पास मलक्का स्ट्रेट के ऊपर थी। काफी सारे देशों ने मिलकर इस विमान के मलबे को ढूंढने के लिए ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पहले दिन, फिर महीने और फिर पूरा 1 साल बीत गया। पूरे 3 साल बीतने के बाद इस ऑपरेशन को अप्रैल 2017 में बंद कर दिया गया। इस तरह लगातार 3 साल कोशिश करने के बाद
दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा ऑपरेशन अब फेल हो चुका था। और अब मलेशियन एयरलाइन MH307 का गायब होना दुनिया के लिए ही नहीं, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए भी सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। अब जबकि मैं वीडियो 2025 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तक ये पता नहीं चल सका है कि इतना बड़ा विमान अचानक 227 पैसेंजरों को लेके हवा में कहाँ गायब हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन सारी 5 मिस्ट्रियों में से सबसे ज्यादा आपको मजा किस में आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हो सकेगा तो उस मिस्ट्री के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।